अध्याय 6 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। क्या है? वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक नए चैप्टर की शुरुआत, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति के आणविक आधार। आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, क्योंकि हम वंशागति पढ़ रहे हैं, आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं या आनुवंशिकी का आणविक आधार पढ़ रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ का मतलब हुआ है कि आनुवंशिक सूचनाओं को, इसको आनुवंशिक सूचनाओं को पहले जो है कि चैप्टर से कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद आगे बात करते हैं सब्जेक्ट में। ठीक, तो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाला पदार्थ होता है। क्या? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, उसी को कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, अब आनुवंशिक पदार्थ में आता है जो है कि हम लोगों का क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड। क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और अल्टमान के द्वारा नामकरण किया गया था। नामकरण क्या किया गया था? न्यूक्लिक एसिड। और मिशर जी ने क्या नाम दिया था इसका? न्यूक्लिक। ठीक, न्यूक्लिक एसिड बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड हमारे कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य की केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड हमारी पाई जाती है। खोज इसका फ्रेडरिक मिशर ने किया था, न्यूक्लिक नाम दिया था। अल्टमान ने इसका पूरा नाम पर न्यूक्लिक एसिड दिया था। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, क्या क्या होते हैं? एक होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं डीएनए। और एक बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्या? आरएनए। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड हमारी कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य के केंद्र में पाई जाती है। ठीक, खोज इसकी फ्रेडरिक मिशर ने किया था, जिसका नाम उन्होंने न्यूक्लिक रखा था। उसके बाद अल्टमान जी ने नामकरण किया इसका, तो उन्होंने न्यूक्लिक से न्यूक्लिक एसिड इसका नाम कर दिया। न्यूक्लिक एसिड हमारा दो प्रकार का होता है, एक आरएनए होता है, डीएनए होता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसको जो है कि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है किससे मिलकर बना होता है। आगे बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका जो है कि डीएनए से, दूसरा का होता है आपका फास्फोरिक ग्रुप से, फास्फोरिक अम्ल से, तीसरा आपका होता है किससे? तीसरा को किससे होता है? नाइट्रोजनी क्षार से। तो न्यूक्लिक एसिड किससे किससे मिलकर बना होता है? तीन प्रकार के पदार्थों से। पहले पदार्थ का क्या नाम है भैया? पहले पदार्थ का नाम है शर्करा, मतलब शुगर।
ठीक, शुगर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक डीएनएज होता है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक बा, डीऑक्सीराइबोज होता है, एक जो है कि राइबोज होता है। डीऑक्सीराइबोज एक होता है राइबोज। पहला शर्करा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा शर्करा क्या होता है? राइबोज। दूसरा ग्रुप किससे मिलकर बना होता है? फास्फोरिक अम्ल से बना होता है, फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। और तीसरा किससे बना होता है भैया? तीसरा बना होता है आपका नाइट्रोजनी क्षार से, ठीक। न्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला आपका शुगर होता है, शर्करा, दूसरा आपका फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक। शुगर जो है 2 प्रकार का होता है, एक डीऑक्सीराइबोज, दूसरा का होता है राइबोज। फास्फोरिक अम्ल PO4 होते हैं, ठीक, इसको PO4 करते हैं संबोधित। अब उसके बाद करते हैं नाइट्रोजनी क्षार, हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्यूरिन, और दूसरा आपका क्या होता है? पिरीमिडीन, ठीक। पहला क्या होता है? पिरीमिडीन होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है, दूसरा आपका क्या होता है? पिरीमिडीन होता है, ठीक। प्यूरिन और पिरीमिडीन होता है। प्यूरिन जो है कि 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन क्या होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है आपका ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक। पिरीमिडीन क्या होता है? पिरीमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। न्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका शुगर, शर्करा, दूसरा आपका फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा आपका नाइट्रोजनी क्षार। शुगर 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कौन? डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा आपका क्या होता है? राइबोज शर्करा, ठीक। फास्फोरिक अम्ल आप जानते ही हैं, PO4। नाइट्रोजनी क्षार आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्यूरिन, और दूसरा आपका होता है पिरीमिडीन, ठीक। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडेनिन, जिसको A से संबोधित किया जाता है, दूसरा होता है आपका ग्वानिन, जिसको कैपिटल G से संबोधित किया जाता है। वही बात करते हैं पिरीमिडीन। पिरीमिडीन 3 प्रकार का होता है, जिसको पहला बोलते हैं थायमिन, दूसरा होता है साइटोसिन, और तीसरा होता है आपका यूरेसिल। थायमिन को कैपिटल G से, साइटोसिन को जो है कैपिटल C से, और यूरेसिल को जो है कैपिटल U से दिखाया जाता है, ठीक। तो ये है न्यूक्लिक एसिड। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं जो कि डीएनए, कहते हैं कि वंशागति का आणविक आधार, वंशागति किस आधार पर होता है, उसी का हम लोग बात करने वाले हैं। या किस पदार्थ के द्वारा जो है कि वंशागति होती है, उसकी बात करते हैं। तो किस पदार्थ को? लगभग जो है कि सभी जीवों में डीएनए ही क्या होता है? डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कुछ ही जीवों में, जैसे HIV हो गए, रेट्रोवायरस हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया, और उसके बाद कैंसर हो गया, इन सब चीज़ों में लगभग जो है कि RNA वाले जो है कि जीवाणु आनुवंशिक पदार्थ काम करते हैं। RNA आनुवंशिक पदार्थ आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। नहीं तो डीएनए ही लगभग सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए लगभग जो है कि 3 या 4 प्रयोग किए गए, जिसमें से पहला प्रयोग आता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी खोज के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग,
ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए एक रूपांतरण का प्रयोग किया। ठीक, रूपांतरण का प्रयोग इन्होंने किया। ग्रिफिथ ने आनुवंशिक पदार्थ की खोज के लिए जो है कि रूपांतरण का प्रयोग किया। ठीक, रूपांतरण के प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि कौन से जीव को लिया उन्होंने, किस जीव को लिया उन्होंने, निमोनिया रोग। मानव में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक है, जिसका नाम हो सकता है पहला डिप्लोकाकस, ठीक, और न्यूमोकाकस, और दूसरा जीव उन्होंने क्या किया, न्यूमोकाकस। पहला उन्होंने लिया डिप्लोकाकस, दूसरा उन्होंने लिया जो है कि न्यूमोकाकस। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में जो है कि 2 प्रकार के जीवाणुओं के लिया। पहला उसमें था डिप्लोकाकस, दूसरा आपका था क्या, न्यूमोकाकस। इनको लेने के बाद उन्होंने अपने प्रयोग में 2 प्रकार के विभेद रूपांतरित किए। क्या किए, 2 प्रकार के विभेद। पहला विभेद क्या रहा उनका, उग्र विभेद, जिसे उन्होंने एस स्ट्रेन कहा। ठीक, और दूसरा विभेद उन्होंने क्या तैयार किया, अनुग्र विभेद। अनुग्र विभेद, जिसे उन्होंने आर स्ट्रेन कहा। क्या कहा, आर स्ट्रेन उन्होंने बताया। ठीक, तो कहते हैं कि जो उग्र विभेद वाले जो जीवाणु थे, या उग्र विभेद की जो स्ट्रेन उन्होंने तैयार किए, उन जीवाणुओं की जो वाल होती थी, वाल क्या थी, स्मूथ थी। ठीक, और दूसरी चीज क्या थी, रोग कारक थी ये। ठीक, और अनुग्र विभेद वालों की जो स्ट्रेन उन्होंने तैयार की, उसकी वाल क्या थी, वाल उसकी रफ थी, खुरदरी थी, और क्या थे ये, रोग कारक नहीं थे। ठीक, रोग कारक नहीं थे, मतलब ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं आर स्ट्रेन वाले, मतलब अनुग्र विभेद वाले। ठीक, जब उन्होंने अपना प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया, प्रयोग उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, उन्होंने क्या किया कि डिप्लोकाकस या न्यूमोकाकस में एस स्ट्रेन के जीवाणुओं को तैयार करके उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को एक चूहे में डाल दिया। चूहा क्या हुआ, डेड हो गया। चूहा क्या हो गया, डेड हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने आर स्ट्रेन को डाला, माइस में और चूहों में, तो चूहा क्या रहा, लाइव रहा। ठीक, उसके बाद फिर जब उन्होंने तीसरा काम किया कि हीट कर दिया, किसको, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया। ठीक, हीट कर दिया स्ट्रेन को, किसको, एस स्ट्रेन को कर दिया, और माइस में फिर डाल दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर भी चूहे क्या रहे, लाइव रहे। हीट कर दिए किसको, एस स्ट्रेन को हीट कर दिए, तो जो उसके डीएनए थे वह क्या हो गया, वह मर गया। ठीक, वह क्या हो गया, वहीं पर उसकी गतिविधि रुक गई। जब उसको चूहे में डालते हैं तो चूहा क्या हो गया, मर जाता है। चूहा क्या होता है, जिंदा रह जाता है। जब उसको जो है कि एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ चूहों में डालते हैं, तो चूहा क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इससे उन्होंने यह साबित करते हैं कि जो हीट एस स्ट्रेन वाले हीट एस स्ट्रेन वाला जो डीएनए था, वह आर स्ट्रेन के डीएनए को परिवर्तित कर देता है, और उसको परिवर्तित करने से जो है कि
जब उसमें चूहा डाला जाता है तो चूहा जो है कि निमोनिया रोग से ग्रसित हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ग्रिफिथ का रूपांतरण का नियम यह था, उन्होंने निमोनिया रोग कारक उत्पन्न करने वाले डिप्लोकाकस और न्यूमोकाकस जीवाणुओं को लिया, उनको उनमें में से किसी एक में से दो विभेद तैयार किए। पहला एस स्ट्रैंड तैयार किया, दूसरा आर स्ट्रैंड तैयार किया। एस स्ट्रैंड वाले क्या थे? स्मूथ वाल वाले थे और रोग कारक थे, और आर स्ट्रैंड वाले क्या थे? रफ वाल वाले थे और रोग कारक नहीं थे। उनका प्रयोग क्या था कि एस स्ट्रैंड वाले को जब हम माइस के साथ डालते हैं तो माइस क्या होता है? मर जाता है। वहीं जब जो है कि मरता कैसे है कि एस स्ट्रैंड वाला क्या था? रोग कारक था, यानी निमोनिया रोग इसमें उत्पन्न कर देता है, इसलिए यह चूहा मर जाता है। आर स्ट्रैंड वाला जो कारक है वह जो है कि माइस में जब डालते हैं, आर स्ट्रैंड क्या है? रोग कारक नहीं है, तो इसलिए जो है कि चूहा क्या होता है? जिंदा रह जाता है। जब एस स्ट्रैंड के जो है कि कारक को गर्म कर दिया जाता है, गर्म करने पर जब उसको माइस में डाला जाता है तब पर जो है कि माइस क्या रहता है? जिंदा रहता है। वहीं जब हीट एस स्ट्रैंड को आर स्ट्रैंड के साथ जो है माइस में डाला जाता है तब जो है कि चूहा क्या होता है? मर जाता है। इससे ग्रिफिथ जी कहते हैं कि जो एस स्ट्रैंड का हीट एस स्ट्रैंड का जो आनुवंशिक पदार्थ था वह आर स्ट्रैंड के आनुवंशिक पदार्थ से मिलने पर आर स्ट्रैंड में जो है कि परिवर्तन आ जाता है, आर स्ट्रैंड के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि चूहा में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और दूसरे एक वैज्ञानिक है जिनको जो है कि एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी द्वारा जो है कि सिद्ध कर दिया गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। किसके द्वारा सिद्ध कर दिया गया? मैकार्टी के द्वारा, मैक्लियार्ड के द्वारा और एवेरी के द्वारा। एक प्रयोग और है, पहले इसको बता देते हैं। एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी का प्रयोग। दूसरा प्रयोग क्या है? किसका प्रयोग है? एवेरी, मैक्लियार्ड और तीसरा कौन वैज्ञानिक है? मैकार्टी। एवेरी, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी का प्रयोग में क्या कहते हैं? इन्होंने क्या किया कि जो डीएनए था, क्या था? डीएनए नहीं, जो ग्रिफिथ का एस स्ट्रैंड था, ग्रिफिथ का जो एस स्ट्रैंड था, ग्रिफिथ का एस स्ट्रैंड जो था उसको 3 भागों में परिवर्तित कर दिया। किसमें कर दिया? एक प्रोटीन में कर दिया, ठीक, एक कार्बोहाइड्रेट में कर दिया, ठीक, और तीसरा उन्होंने किसमें कर दिया? डीएनए में। इस स्ट्रैंड को ग्रिफिथ, मैक्लियार्ड तथा मैकार्टी ने डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी खोज के लिए प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि ग्रिफिथ का जो एस स्ट्रैंड था उसको 3 भागों में रूपांतरित कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग उन्होंने क्या लिए? पहला उन्होंने प्रोटीन लिया, दूसरा उन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया और तीसरा उन्होंने क्या लिया? डीएनए लिया। ठीक, डीएनए में उन्होंने क्या देखा कि एक घोल तैयार किया। डीएनए में उन्होंने क्या देखा कि जब जो है कि प्रोटीन को आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ? आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तो किसी भी प्रकार का एस स्ट्रैंड नहीं प्राप्त होता है। एस स्ट्रैंड क्या होता है? नहीं प्राप्त होता है। वही जब कार्बोहाइड्रेट को भी आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब पर भी जो है कि एस स्ट्रैंड नहीं प्राप्त होता है, या एस स्ट्रैंड में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं पाई जाती है। ठीक, अब वही जब जो है कि डीएनए को आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है, आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है, तब क्या हो जाता है? कुछ एस स्ट्रैंड क्या होते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। इससे एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी ने बताया कि डीएनए को जब आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तो कुछ जो है कि एस स्ट्रैंड में परिवर्तन होता है या एस स्ट्रैंड कुछ प्राप्त किए जाते हैं, जिससे कि
चूहा निमोनिया रोग से मर जाता है और डीएनए ही क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसकी खोज के लिए दूसरे वैज्ञानिक एवेरी मैककार्टी ने प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया कि जो ग्रिफिथ का एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड था उसको जो है लिया, तो उन्होंने एस स्ट्रैंड को 3 भागों में तोड़ दिया, पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा डीएनए। ठीक, जब प्रोटीन को जो है कि आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तो किसी भी प्रकार की एस स्ट्रैंड नहीं प्राप्त होती है, एस स्ट्रैंड नहीं प्राप्त होता है, या फिर एस स्ट्रैंड में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं देखी जाती है। वही जब कार्बोहाइड्रेट को आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तो वही सेम होता है जो इसमें होता था कि एस स्ट्रैंड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है या एस स्ट्रैंड नहीं प्राप्त किया जाता है। जब डीएनए को आर स्ट्रैंड के साथ मिलाया जाता है तो एस स्ट्रैंड में क्या होती है, गतिविधि देखी जाती है या एस स्ट्रैंड प्राप्त किए जाते हैं। तो एवेरी मैकलियार्ड तथा मैककार्टी ने बताया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है और डीएनए जो है कि निमोनिया रोग को आर स्ट्रैंड के साथ मिल करके जो है कि माइस में पहुंचाया और यही जो है कि डीएनए माइस में पहुंचाया, जिससे कि माइस या चूहा जो है कि निमोनिया रोग से ग्रसित हुआ और वह मर गया। ठीक, अब तीसरा प्रयोग हम लोगों ने क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा प्रयोग एल्फ्रेड डी हार्वे तथा मार्था चेज ने पूरी तरह से सिद्ध करके बता दिया कि जो है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या, डीएनए ही क्या है आपका आनुवंशिक पदार्थ है। कौन कौन से, मार्था थे, मार्था चेज और जो है कि डी हार्वे। तीसरा प्रयोग क्या है, डी हार्वे तथा चेज, डी हार्वे तथा चेज वैज्ञानिक, इन्होंने जो है कि सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या है आपका आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए, प्रयोग किस पे किए, उन्होंने क्या क्या लिए, 2 प्रकार के जीवाणु लिए। पहले उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस। उसके बाद फिर उन्होंने क्या लिया, ई कोलाई लिया, एस्केरिसिया कोलाई। ठीक, उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और एस्केरिसिया कोलाई लिया। ठीक, और उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए में जो है कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, सल्फर नहीं पाया जाता है, और प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। नोट पे यहाँ पे ले लीजिए, इन लोगों ने बताया था कि डीएनए और प्रोटीन, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है और प्रोटीन में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। प्रोटीन का परमाणु क्रमांक कितना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 32 और सल्फर का परमाणु क्रमांक 35। ठीक, तो वंशागति के आणविक आधार में जो है कि तीसरा प्रयोग आनुवंशिक डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी खोज के लिए कि 2 वैज्ञानिक और ने सिद्ध किया। पहला जो है कि हम लोगों ने पढ़े हैं कि ग्रिफिथ का प्रयोग, दूसरा हम लोग पढ़े हैं जो है कि एवेरी मैकलियार्ड तथा मैककार्टी का प्रयोग, और तीसरा अब हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर हार्वे तथा चेज का प्रयोग। उन्होंने जो है कि अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज वायरस तथा एस्केरिसिया कोलाई 2 प्रकार के जो है कि माइक्रोब्स लिए। उसके बाद जो है कि उन्होंने बताया कि डीएनए में जो है कि फास्फोरस पाया जाता है तथा प्रोटीन में जो है कि क्या पाता है, सल्फर पाया जाता है। जब यह उन्होंने बताया तब उनको प्रयोग में उन्होंने क्या बताया कि फास्फोरस और बैक्टीरियोफेज, फास्फोरस और बैक्टीरियोफेज को उन्होंने एक कारक के रूप में लिया। ठीक, एक कारक के रूप में लेने के बाद उन्होंने ई कोलाई पर डाल दिया। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने सल्फर को और बैक्टीरिया फेज को कारक बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ई कोलाई पर डाल दिया। ठीक, इससे क्या हुआ कि ई कोलाई के डीएनए में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। क्या हुआ, किसी भी प्रकार का डीएनए में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब
सल्फर को जो है कि बैक्टीरियोफेज के साथ जब इसी कोलाई मिलाया गया तब क्या था कि प्रोटीन में जो था डीएनए में क्या नहीं था, डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट था। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए कि जब फास्फोरस क्या होता है डीएनए में भी पाया जाता है, जब फास्फोरस को बैक्टीरियोफेज और इसके के साथ मिलाकर के इसकी जिसे कोलाई कोलाई डाला जाता है तो डीएनए में फास्फोरस उपस्थित था। लेकिन जब सल्फर को बैक्टीरियोफेज के साथ जो कोलाई में डाला जाता है तब जो है कि प्रोटीन में क्या था, प्रोटीन में एस नहीं था, मतलब सल्फर अप्रेजेंट था। मतलब क्या हुआ कि जो है कि डीएनए के द्वारा मतलब फास्फोरस के द्वारा सल्फर का जो है कि रूपांतरण हो गया या सल्फर का जो है कि स्थानांतरण हो गया, सल्फर को गायब कर दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो डीएनए है हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, डॉक्टर हार्वे तथा चेडी ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज तथा इसकी दूसरे कोलाई को अपने प्रयोग में लिया। उन्होंने यह भी बताया कि डीएनए में फास्फोरस होता है और प्रोटीन में सल्फर होता है। अब उन्होंने अपना प्रयोग किया जब फास्फोरस को बैक्टीरियोफेज के साथ मिलाया और इसी दूसरे कोलाई में डाला गया। ठीक, तो उन्होंने क्या कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए में फास्फोरस और प्रोटीन में सल्फर, ठीक, यह था। उसके बाद उन्होंने देखा कि स्क्लेरोसिया का जो डीएनए था उसमें फास्फोरस उपस्थित था। जब उन्होंने जो है कि सल्फर को बैक्टीरियोफेज के साथ मिला करके देखा तो बैक्टीरियोफेज में क्या है, प्रोटीन में सल्फर और उसके बाद जो है कि डीएनए में फास्फोरस नॉर्मल है। ठीक, तब उसमें जो है कि देखा गया स्क्लेरोसिया में डालने के बाद कि प्रोटीन जो है कि फास्फोरस के द्वारा क्या हुआ, स्थानांतरित कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ये आनुवांशिक पदार्थ है। तो आज के लिए बस इतना है। कल हम लोग जो है कि डीएनए